गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में मैक्स वेबर का प्राधिकार और शक्ति संबंधी जो अध्ययन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक पुस्तक का मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है। यह पुस्तक सिविल सेवा के लिए प्रोफेसर एस पांडे ने लिखी है, समाजशास्त्र के नाम से। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं इसी पुस्तक के पृष्ठों की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस टॉपिक के अंदर हम प्राधिकार के जो 3 प्रारूप मैक्स वेबर ने बताए, तार्किक आधार पर जो परंपरागत वैधानिकता पाई जाती है, उसके अतिरिक्त चमत्कार के आधार पर जो वैधानिकता पाई जाती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार प्राधिकार का स्वरूप होगा। इन सबको हम अपनी चर्चा का बिंदु बनाएंगे। सबसे पहले शक्ति एवं सत्ता की जो व्याख्या मैक्स वेबर ने की है, वो कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में शक्ति संरचना के विश्लेषण के क्रम में वेबर ने शक्ति एवं सत्ता पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट स्वरूप है, अर्थात सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद वे अपनी इच्छा को पूरी करवा लेता हो, तो यह शक्ति है। यानी एक न्यायाधीश कोई भी आदेश देता है और वो आदेश जनहित में नहीं हो, लोग विरोध भी करें, तो भी वो न्यायाधीश अपने आदेश के माध्यम से अपनी बात को मनवा सकता है। कहीं ना कहीं ये उसकी पद की शक्ति है। इसी तरह शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की ताकत या क्षमता से लगाया जाता है, जिसके आधार पर वह अन्यों से उनकी इच्छा न होते हुए भी अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करवाने में सफल होता है। मानव समाज में शक्ति 2 रूपों में प्रयुक्त होती है। एक तो होती है वैध शक्ति और एक होती है अवैध शक्ति। यानी मोटे तौर पर शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। वैध शक्ति क्या है? शक्ति का यह रूप वैध जो होगा वो सत्ता कहलाता है। दूसरे शब्दों में दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को व्यवस्थित या नियंत्रित करने तथा उनके संबंध में निर्णय लेने में मान्यता प्राप्त अधिकारों को या शक्ति के वैधता युक्त प्रयोग को सत्ता कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करता है, मान्यता प्राप्त अधिकारों का उपयोग वैधता के माध्यम से करता है, तो इसे हम सत्ता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वेबर ने सत्ता व्यवस्था के अस्तित्व के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक माना है। नंबर 1, कोई शासक अथवा शासकों का समूह, अर्थात एक ऐसा ग्रुप जो रूल या शासन करने की प्रवृत्ति में निपुण हो और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवा सकता हो, उसे हम शासक या शासकों के समूह के रूप में मान सकते हैं। दूसरा, कोई शासित व्यक्ति या समूह जिन पर शासन किया जाता है। यानी पहला पॉइंट तो हो गया आदेश देने वाला, और दूसरा बिंदु हो गया आदेश की पालना करने वाला। तीसरा है शासित लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने की शासक की इच्छा, जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती है। यानी शासक की जो इच्छा है जो आदेश के माध्यम से व्यक्त होती है। 4, शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण। और 5वां है इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण कि शासित लोगों ने स्वेच्छा से वैधता प्रदान करके शासक के आदेशों की पालना को किया है। स्पष्टतः किसी भी सत्ता व्यवस्था में या सत्ता संबंधों में कुछ आदेश देते हैं, शेष उनका पालन करते हैं। साथ ही जो आदेश देते हैं वे यह उम्मीद करते हैं कि उनके आदेशों की पालना हो, क्योंकि जो आदेश दिया जाता है, जो पालन करते हैं, वे दोनों ही प्रक्रिया के सही होने के बारे में कुछ सुनिश्चित विश्वासों की भागीदारी करते हैं, अर्थात सत्ता को वैध ठहराते हैं। परंतु इस वैधता के आधार पर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग इसके स्वरूप हो सकते हैं। मोटे तौर पर सत्ता को वैधता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: तर्क विधिक वैधता, परंपरागत वैधता और करिश्माई वैधता। तर्क विधिक वैधता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर लॉजिक होगा, कानून की शक्ति जुड़ी होगी। इस आधार पर निर्मित नियम
अथवा कानून वैधानिक व्यवस्था में विश्वास पर आधारित होती हैं और उन लोगों के अधिकार को दर्शाती है जो शासकीय सत्ता के विधानों के केंद्र में होते हैं। अर्थात कानून के द्वारा कोई शक्ति प्रदान की गई है और उस शक्ति की अनुपालना के एवज में व्यक्ति आदेश देता है और दूसरों पर अपनी इच्छा को मनवाता है। एक पुलिस विभाग का अधिकारी, सर्किल इंचार्ज या सर्किल ऑफिसर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार में अतिक्रमण को हटाने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ आदेश देता है। इट मीन्स उसके पास कानून की ताकत है, वैधानिक रूप से लोगों को समझाता है कि भाई सड़क मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए वो ऐसा प्रावधान कर रहा है। और जन जो भी हैं, लोगों का समूह जो भी वहाँ पर है, वो उसके आदेश की पालना करेगा, अदरवाइज उस पर जुर्माना लगेगा। तो ये पावर उसके पास कहाँ से आई? ये वैधता आई कानून के रूप में, लॉजिक के रूप में। सेकंड होता है परंपरागत वैधता। यह परंपराओं या परंपरागत मान्यताओं को पवित्र मानने के विश्वास पर आधारित होता है। अर्थात एक बड़ा समूह उन परंपराओं के प्रति अपना विश्वास प्रकट करता है और ये आदेश देता है कि परंपरा के बल पर वो अपने आदेश का दावा कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो अथॉरिटी है, इसके अंदर आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा शासन करता है, अपनी नीतियों के द्वारा संचालन करता हुआ वो नए नए कानून बनाता है, राजस्व कानून, सैन्य शक्ति के संदर्भ में निर्णय लेता है। राजा के बाद परंपरागत रूप से उसका बेटा जब उत्तराधिकारी बनता है और वो युवराज से पुनः राजा बनता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस परंपरा को संवन करता हुआ, निर्वहन करता हुआ लोगों को आदेश देता है। तो परंपरा के आधार पर ये वैधता आ गई और उसके आधार पर वो आदेश देता है, लोग उसके आदेश की पालना करते हैं। ये ट्रेडिशनली ऑथोरिटी का एक रूप है। अब होता है मिरेकल ऑथोरिटी, वैधता, जिसके अंदर करिश्मा या चमत्कार की बात होती है। इसको समझने से पहले आप ये समझे हैं कि एक जादूगर अपना खेल दिखा रहा है। खेल दिखाने से पहले वो गोल घेरा बना देता है, एक रस्सी लगा देता है, वो लोगों को समझाता है कि भैया यहाँ एक जादू का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई भी इस गोले के अंदर नहीं आए, अदरवाइज वो नुकसान में रहेगा। यानी कहीं ना कहीं उस पर मानसिक दबाव बना दिया। फिर वो तरह तरह की कलाबाजी करता है। कुछ लोग बंदर, डमरू, गुड़िया, तरह तरह के भालू, इनको लाकर तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी लोगों में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, कुछ उसमें मैजिक की क्रियाएं की जाती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उसके चमत्कारी गुणों से प्रभावित होकर उस व्यक्तित्व की अनुयायी की बात करने लगते हैं। जैसे जादूगर ने कह दिया आप अपने हाथ खोल लीजिए, मुट्ठी बंद मत कीजिए, सामने खड़े रहिए, तो अक्षरतः उसकी पालना होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ जनसमूह उस चमत्कारित व्यक्तित्व के प्रभाव में आ गया है। ठीक इसी प्रकार कोई बहुत बड़ा संत, महात्मा कोई अच्छी बात बोलता है, वाणी सुनाता है, संदेश देता है, सुविचार सुनाता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं और चमत्कृत होकर उसकी अनुपालना करते हुए उसके हर अच्छे बुरे आदेश की पालना करने लग जाते हैं। तो ये करिश्मा वैधता का स्वरूप है। यह किसी व्यक्ति के चमत्कारी गुण, अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उस व्यक्ति के प्रति उसके अनुयायियों की भक्ति भावनाओं पर आधारित होता है। वीबर के अनुसार पहले प्रकार की वैधता में व्यवस्था के प्रति समर्पण की प्रवृत्ति वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक व्यवस्था से जुड़ी है, जैसा नौकरशाही मॉडल में बताया गया है। जबकि दूसरे तीसरे प्रकारों में यह किसी व्यक्ति से संबद्ध होती है। अब सत्ता के प्रकार की हम चर्चा करें तो वेबर ने वैधता के प्रकारों को उभरती हुई सत्ता के 3 रूप में बांटा, जिसे हम तर्क विधिक सत्ता, परंपरागत और करिश्माई सत्ता कह सकते हैं। यहाँ ऑथोरिटेटिव सत्ता को अलग मानने का एक विचार रखा गया है। तर्क विधिक सत्ता का निरूपण लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया से होता है और तार्किक आधार पर निर्मित लिखित कानून और नियमों पर आधार इसका होगा। यह आदेश देने वाले की नियुक्ति उसकी योग्यताओं के आधार पर की जाती है और उनके अधिकारों का निर्धारण लिखित नियम कानून के द्वारा होता है। चूँकि शासित इन कानून और नियमों को मान्यता देता है, इसलिए आदेश देने वाले के आदेशों की पालना करना वो अपना परम कर्तव्य समझते हैं। सत्ता का यह प्रकार आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता है, जिसे नौकरशाही व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। यानी लॉजिकली जो सत्ता का स्वरूप है, उसके अंदर लिखित कानून प्राथमिकता पे होते हैं। लिखित कानून का प्रारूप होने के कारण सब लोग उसके आधार पर उसकी धाराओं के अनुसार व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहारों में कोई बदलाव आता है तो दूसरा पक्ष दंड के माध्यम से उनको नियंत्रित भी कर देता है। ठीक इसी प्रकार परंपरागत सत्ता पारंपरिक क्रिया द्वारा निरूपित तथा पवित्र परंपराओं के विश्वास पर आधारित होती है। यहाँ शासक के आदेश का पालन इसलिए करते हैं
कि समाज के पवित्र परंपराओं में विश्वास रखते हैं। जैसे कह दिया कि मुखिया देवता के समान है। अब कोई जनजाति का सदस्य उस मुखिया के आदेश की अनुपालना करेगा ही करेगा। उसके मन में भाव है कि ये मुखिया नहीं, यह एक प्रकार से देव शक्ति है, ये उसका विश्वास है। तो इन्हीं विश्वासों की पवित्र परंपराओं में जो आसक्ति होती है वो सत्ता विरासत से प्राप्त होती है। इसका संचालन के लिए लिखित कानून नहीं होते, बल्कि उसकी जो इच्छा होगी शासक की वही कानून बन जाता है। और इस प्रकार की सत्ता का संचालन, इस्तेमाल अपने समर्थकों संबंधियों का निर्धारण लिखित नियमों कानून के द्वारा नहीं होता। इन कानूनों को मान्यता देता है, इसलिए आदेश देने वाले के आदेश की पालना करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जनजातीय सरदार की सत्ता, कुल पिता की सत्ता या फिर मात्र सत्तात्मक और प्रत्यक्ष सत्तात्मक व्यवस्था में जो मुखिया होता है वो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भावात्मक क्रिया द्वारा निर्मित सत्ता व्यक्ति के करिश्माई गुण या विलक्षण व्यक्तित्व विश्वास पर आधारित होती है। इस तरह की सत्ता की वैधता का निर्धारण न तो वैधानिक नियमों के द्वारा होता है और न ही परंपरागत मान्यताओं द्वारा, बल्कि ऐसी सत्ता की वैधता व्यक्ति की करिश्माई शक्ति में निहित होती है। और जब करिश्माई नेता अपने अनुयायियों की नज़र में अपनी शक्ति को सिद्ध करते रहते हैं तब इनकी सत्ता बनी रहती है। ऐसे सत्ताधारी का न तो चुनाव होता है न ही मनोनयन होता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति अपने चमत्कारी क्षमताओं के आधार पर विश्वास जमा लेते हैं और वही उनका जननायक है, ऐसे उनकी मान्यता होती है। जैसे हम समाज में पैगंबर, तांत्रिक को देख सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो प्रमुख व्यक्ति रहे उसमें गांधी, लेनिन, इनका चुंबकीय व्यक्तित्व व्यक्ति की सत्ता का उदाहरण शामिल करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब कहीं भी जाते हैं तो एक अपना भाषा शैली के माध्यम से बोलने के आधार पर अपना प्रभाव छोड़ के आते हैं। इनका एक पूरा सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा में सभा करेंगे तो इनकी जो टीम होती है वो पहले से उड़ीसा की संस्कृति, कला, वहाँ के तीज त्योहार का अध्ययन करके मोदी जी के सामने प्रस्तुत करती हैं। मोदी जी उनको अपनी भाषा में लच्छेदार उदाहरणों के बीच में उन चीज़ों को पिरो देते हैं और पिरोने से लोगों का एक कनेक्शन बनता है। लोग सोचते हैं कि देखिए कितना महान व्यक्ति है और ये हमारी कला संस्कृति के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर मोदी जी राजस्थान की यात्रा पे आए और किसी ग्रामीण अंचल की किसी जनजातीय समूह की बेल्ट में जाकर उनके लोक देवी देवता का स्मरण करें, उनकी जय जयकार करवाएं, तो निश्चित तौर पर वो जनजातीय जन समुदाय जो है वो उनसे भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाएगा और उनको लगेगा कि देखिए मोदी जी ने इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी छोटे आंचलिक लोक देवी देवता के बारे में इनको जानकारी है, ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जबकि आज के लिए एक व्यवस्था का हिस्सा है जिसको हम मीडिया प्रदर्शन व्यवस्था कह सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जनमानस पर प्रभाव होता है, कुछ स्लोगन नारों का प्रभाव होता है जो कहीं ना कहीं एक चमत्कारी सत्ता का प्रारूप है। इस अवधारणा का जब आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि ये जो नौकरशाही का मॉडल ऑथोरिटी के रूप में या शक्ति के रूप में, सत्ता के रूप में दिया गया है जो गलत है। वेबर ने सत्ता संबंधी जो विचार दिए उसकी आलोचना की गई है। वेबर ने सत्ता के निर्धारण में कर्ता के दृष्टिकोण को महत्व देकर उसके बाह्य पक्ष की अवहेलना की, जिससे उनका विश्लेषण एकांगी हो गया है। अर्थात विद्वान कहते हैं कि इन्होंने सत्ता के निर्धारण में बाह्य पक्ष की अवहेलना की है, व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को महत्व दिया, इसलिए एकांगी प्रवृत्ति का इस पर आरोप लगता है। वेबर ने जिस तरह सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों की चर्चा की उसके अनुरूप उन्होंने सत्ता के प्रकारों में समुचित संयोजन स्थापित नहीं किया। साधारणतः सामाजिक क्रिया के संदर्भ में सत्ता के भी 4 प्रकार होने चाहिए थे। भाई इन्होंने क्या किया, भावात्मक को ले लिया चमत्कार के रूप में, परंपरागत को ले लिया और इसमें तार्किक आधार पर ले लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों को कॉपी करके इसमें 3 रूप में डाला गया है। वेबर ने तर्क विधिक सत्ता को पूंजीवादी समाज से संबंधित लक्षण माना। आलोचकों का कहना है कि आधुनिक पूंजीवादी समाजों में केवल तार्किक सत्ताएं महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि सत्ता के अन्य रूप भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही परंपरागत समाजों में भी सत्ता के सभी रूप विद्यमान होते हैं। अर्थात आधुनिक जो समाज है उसमें तर्क विधिक सत्ता की, तार्किक सत्ता की बात वेबर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ व्यक्ति से व्यक्ति का प्रभाव डालकर चमत्कारी भी हो सकती है और कई कुटुंब कबीलों में जहाँ संयुक्त परिवार पाया जाता है
वहाँ पर कहीं ना कहीं मुखिया के रूप में परंपरागत सत्ता के लक्षण भी पाए जाते हैं, जिनका वेबर ने किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम परंपरागत सत्ता के रूप में देखें, आदिम समाजों की संरचना के संदर्भ में देखें, तो आधुनिक समाज की तुलना करते हुए आधुनिक समाजों की तुलना में यदि परंपरागत समाज जो आदिम स्वरूप है उसमें परंपरागत सत्ता भी है, और कहीं ना कहीं वहाँ कोई मैजिशियन, जादूगर या कोई विचित्र प्रकार की तांत्रिक क्रिया करने वाला व्यक्ति होगा, उससे भी प्रभावित होकर लोग चमत्कृत होकर सत्ता की अनुपालना करते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। वेबर ने इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। हैबरमास ने वेबर के उपरोक्त विचारों की आलोचना में कहा कि वेबर ने अपने विश्लेषण में लेग्नेंसी या वैधानिकता और वैधता में अंतर स्पष्ट नहीं किया है, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद वेबर का उपरोक्त विचार समाजशास्त्र हेतु बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। वेबर ने यह स्पष्ट किया कि सत्ता का यह प्रकार आदर्श प्रारूप है और व्यवहार में इतिहास के किसी भी युग में इनसे कोई भी प्रारूप समाज में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। साथ ही सत्ता के प्रत्येक प्रकार में दूसरे प्रकार की सत्ता की मिलावटी देखने को मिलती है। अतः सिद्धांत के धरातल पर सत्ता के इन विविध रूपों का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान हेतु एक पद्धति के रूप में करना चाहिए, न कि सामाजिक जीवन की यथार्थ घटनाओं के वर्गीकरण के लिए। वेबर ने सत्ता का जो विश्लेषण उस वैधता को प्रदान करने वाले आधार की दृष्टि से किया है, वेबर का विश्लेषण शासन संगठन के बाह्य पक्ष को ध्यान में रखकर किए गए सत्ता व्यवस्था या शासन प्रणाली के परंपरागत विश्लेषण, राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र पर नए सिरे से विचार करते हुए एक अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वेबर ने जो अपने उपरोक्त विचारों के आधार पर सत्ता के स्वरूप की जो चर्चा की है, उसको वैधता को स्थापित करने का प्रयास किया है। कर्ता के दृष्टिकोण को महत्व देकर एक समाजशास्त्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में आगामी विचारकों के लिए नवीन आयाम प्रस्तुत किया है। शक्ति पर बहुलवादी विचारकों के विचार में वेबर के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो आ सकता है कि मैक्स वेबर के प्राधिकार संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। इसके अंदर सबसे पहले आप शक्ति और प्राधिकार के बारे में बताएंगे, फिर उसमें 3 जगह इसको विभाजित करते हुए प्राधिकार के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं, तार्किक आधार पर क्या कहते हैं, परंपरागत आधार पर क्या विचार है, और करिश्माई आधार पर वो अपना तर्क किस तरह प्रस्तुत करते हैं, इसकी चर्चा हमको करनी होगी। इसके अलावा इसका आलोचनात्मक पक्ष, जिसमें हैबरमास का उल्लेख आप अवश्य रूप से करें, और कोई भी आपको ऑथर ध्यान नहीं आता है तो इतना ज़रूर बता दें कि मैक्स वेबर ने जो प्राधिकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इस अवधारणा में उन्होंने एक सेपरेशन नहीं किया, मतलब एक अलग विभाजन नहीं किया। इसमें तार्किक, परंपरागत और चमत्कारी के तत्व एक दूसरे में ओवरलैपिंग होते रहते हैं, अतिव्यापित होते रहते हैं, इसका उल्लेख नहीं कर पाए। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का ही संक्षिप्त 3 भागों में विभाजन करके व्याख्या करने की कोशिश की गई है। इस आधार पर इनकी आलोचना है, इन तर्कों को आप शामिल करें। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है चमत्कारी सत्ता किसे कहते हैं। आप इसमें बताएंगे कि व्यक्ति विशेष के विलक्षण गुणों के प्रभाव के द्वारा जब वो अपने आदेश देने की कला को विकसित कर लेता है, अन्य लोग अनुयायी बनकर उसके आदेश की पालना करते हैं, ये प्राधिकार चमत्कारी होता है। परंपरागत में आप राजा का बेटा राजा बनता है, इस उदाहरण को देते हुए समझा सकते हैं कि किस तरह परंपरागत रूप से कोई आदेश की पालना करवाई जाती है। ठीक इसी प्रकार कानून या वैधानिक सत्ता क्या है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि जब किसी सरकार के लिखित कानून, संविधान की संरचना के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को एक अर्जित पद के अनुसार कुछ वैधता दी जाती है, वो उस वैधता के आधार पर आदेश देने में सक्षम होता है, लोग उसके आदेश की अनुपालना करते हैं, तो ये एक तार्किक वैधानिक सत्ता का स्वरूप हो सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों की जानकारी सार्थक सिद्ध होगी और आप परीक्षा में इसका उपयोग करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।